नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। आजम खान सियासत का वो नाम जिसके एक वक्त खूब चर्चे हुआ करते थे, जिसका एक वक्त पूरी राजनीति में दबदबा था, आज वही आजम खान सलाखों के पीछे हैं। आजम खान के राजनीतिक करियर का लगभग अंत हो चला है। आजम खान का भी हाल ही में जब रामपुर जेल से सीतापुर जेल शिफ्ट किए जा रहे थे, उस वक्त उन्होंने कहा भी कि मेरा एनकाउंटर हो सकता है, मेरे हाथ पैर तोड़ कर ले चलो। ऐसे कई सारे बयान आए। गाड़ी में बैठने को लेकर के उन्होंने कहा। एक बार आप वो बयान देखिए आजम के। हमारा एनकाउंटर भी हो सकता है, आप लोग कुछ भी हो सकता है। तो आजम खान के इन बयानों से और आजम के चाल कदम सब कुछ बयां कर रहे हैं कि आजम खान अब किस मोड़ पर आ गए हैं। आज हम अपने इस वीडियो में चर्चा आजम खान की करेंगे कि आजम खान की राजनीति कहां से कहां आ गई है, आजम खान क्या से क्या हो गए देखते देखते। क्योंकि कई लोग, समाजवादी पार्टी के लोग आरोप लगाते हैं बीजेपी सरकार पर कि उन्होंने करवाया है। कुछ लोग कहते हैं कि आजम वाकई में आजम ने कई जुर्म किया। ऐसे कई सारी चीजें हैं। आज आजम की उसी सियासत की पूरी बात होगी। हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रशांत गुप्ता जी हैं। सर, आजम के लिए कई सारी बातें कही जाती हैं। लोग ये भी कहते हैं कि वो आजम खान जिसका मतलब आगे आने वाले लोग कहेंगे कि विधायकी तो आजम खान की भी नहीं रही। ऐसे ऐसे बातें कही जाती है आजम के लिए। वाकई में आपको लगता है कि ये आजम के ऊपर राजनीतिक सियासी वजहों से हुआ है या फिर वाकई में इसके पीछे वजह कुछ और? देखिए, जो जितनी भी कार्रवाई हुई है अभी तक आजम खान के ऊपर, वो जाहिर सी बात है कोर्ट से प्रूव हो चुकी है। कोर्ट ने उनको दोषी करार दिया है और उनको सजा दी गई है, और सजा के तहत में उनकी विधायकी गई, उनकी सदस्यता गई, उनकी लोकसभा गया, और न केवल उनकी बल्कि उनके बेटे की और उनकी पत्नी को भी सजा मिली है। तो जाहिर सी बात है कि अब उसके ऊपर हम सवालिया निशान खड़ा करें तो वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये कोर्ट में केस है और ये प्रूवन केस है। तो प्रूवन केस में क्या गया। लेकिन हाँ, आमतौर पर इस तरीके की चीजें, बेटे की अगर हम बात छोड़ दें तो उनके ऊपर जितनी भी चीजें की गई हैं वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित तो हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब हालांकि कहने के लिए यह है कि सरकारी मशीनरी अपने हिसाब से काम कर रही है, और इस तरीके के तमाम लोग होंगे, तमाम ऐसे राजनीतिक राजनेता हैं जिनके ऊपर इस तरीके के आरोप लगे हैं और उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई है और कहीं ना कहीं चले गए। लेकिन बात आजम खान की, आजम खान रामपुर जाना ही आजम खान की वजह से जाता है 1980 के बाद से, अगर हम दौर शुरू करें। और लगभग ये 43-45 साल का एक फलसफा है जो कि बहुत लंबा चला। आजम खान का 10 बार विधायक रहे हैं, एक बार लोकसभा सांसद रहे। उनके परिवार की उस रामपुर के अंदर, रामपुर मतलब आजम खान और आजम खान मतलब रामपुर। एक जमाने में रामपुर को वहां के नवाब की वजह से जाना जाता था। वहां की जो नवाब फैमिली है, जिसके रजा अली खान और जो मंसूर अली खान, जो कि कांग्रेस से पहले विधायक हुआ करते थे 1980 से पहले तक, वहां पर उनका एक दौर था, और उस दौर को और उस जो नवाब फैमिली का जो दबदबा था, उस दबदबे को तोड़ा था आजम खान ने। और आजम खान ऐसे शख्सियत बन के उभरे थे 80 से पहले, या यूं कहें कि इमरजेंसी के समय में जब आपातकाल लगा था देश में इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान, उस समय आजम खान जेल भी गए थे, और उस समय अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकले थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का चुनाव भी लड़ा था वहां पर उन्होंने, और महासचिव भी रहे थे, सचिव या महासचिव रहे थे शायद। और उसके बाद फिर वो रामपुर आए, और रामपुर आने के बाद उन्होंने इस पे राजनीति में अपने हाथ आजमाइश की। इनके पिताजी की एक टाइपराइटर की बहुत पुरानी सी शॉप हुआ करती थी, पुराना टाइपराइटर जो होता था उसका काम किया करते थे। और उस समय नवाब फैमिली का जलजला था रामपुर के अंदर। उन्हीं के परिवार से कांग्रेस के उससे टिकट से विधायक, सांसद और सब बना करते थे। बिना नवाब फैमिली के वहां पे कुछ भी संभव नहीं था। उस नवाब फैमिली की जो बादशाहत थी उसको चैलेंज किया था आजम खान ने। और आजम खान गली नुक्कड़ चौराहे तमाम जगह पर खड़े होकर नवाब परिवार के खिलाफ या उनके खानदान के खिलाफ जिस तरीके की भाषणबाजी करते थे, वो उस दौर में किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो इतने खुलकर सड़कों पर या आम पब्लिक के बीच में नवाब परिवार के खिलाफ या उनके खानदान के खिलाफ कुछ बोल सके। तो वो एक मसीहा बन के उभरे थे अपने गरीबों के, और जो उनके उनके आसपास के जो
लोग थे उनके गरीबों के मसीहा बन के उतरे और एक आम आवाज बन के उभरे कि अब नवाब फैमिली नहीं, देश आजाद हो चुका है और देश आजाद होने के बाद ये सत्ता जो है वो आम आदमी के हाथ में आनी चाहिए। तो आप ये उनका, और दूसरा, आजम खान बोलने में बहुत माहिर है। उनकी आवाज इतनी बुलंद है कि कई बार जब मेरा भी उनसे कई बार ताल्लुक हुआ और मैं जब उनके साथ में बातचीत हुई तो मैं खुद उनकी आवाज का कायल हो गया। अगर आजम खान फिल्म इंडस्ट्री में शायद उस दौर में अगर हाथ आजमाइश की होती तो अमिताभ बच्चन का जिस बारे में कहा जाता है कि उनकी आवाज ही उनकी पहचान है, तो आजम खान की आवाज में भी वो दम है, वो बेस है जो माइक से बोलते हैं, और आज भी जब बोलते हैं तो उनकी आवाज में वो भारीपन है और शब्दों का चयन, शब्दों का चयन, वो सरस्वती जुबान पे बैठी हुई है उनके। वो जिस तरह के मुहावरे, शेर, शायरी जिस तरीके की बोलते हैं, वो किसी को भी अपने 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 मुंह पाश में बांधने की क्षमता रखते हैं। और यही वजह थी कि 10 बार तक लगातार विधायक बने रहना एक सीट से बहुत बड़ी बात है। 1980 में पहली बार जीत कर आए थे, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचे और उसके बाद मुलायम सिंह की सरकार जब बनी तब वो मंत्री बने पहली बार और लगातार जीतते रहे। 1984, 1979 और तमाम जितने भी चुनाव होते गए लगातार वो जीतते रहे, और जब जब सपा की सरकार आई तब तब वो मंत्री बने। और बाद में आखिर में आते आते जो मुलायम सिंह की आखिरी दो सरकारें रही और या अखिलेश की सरकार भी रही, उसमें मुलायम सिंह की आखिरी सरकार में तो बहुत कद्दावर मंत्री थे और उनकी हैसियत इतनी थी कि शायद सरकार में मुख्यमंत्री के बाद किसी और की ना हो। और अखिलेश की सरकार में भी उनकी हैसियत बहुत जबरदस्त थी। जलवे के ऐसे थे कि उनकी भैंस खो गई थी तो हमने वो तस्वीरें भी देखी कि पूरे जिले की पुलिस फोर्स लग गई थी उस भैंस को ढूंढने के लिए। और जौहर विश्वविद्यालय जो उन्होंने जिसकी नींव रखी, जिसको लेकर सारी कंट्रोवर्सी है। जौहर कौन थे? एक आजादी के स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी और उसके नाम पर उन्होंने ट्रस्ट बनाया था। उस ट्रस्ट में ये कहा गया कि ट्रस्ट में 5 लोग तो उनके परिवार में हिस्से थे और बाकी के जो लोग थे वो उन्हीं के करीबी उनके रिश्तेदार थे। तो उसमें जमीनें कब्जाने की बात कही गई कि सरकारी जमीन कब्जा ली गई। सरकार की जो एक रोड बनी हुई थी, पीडब्ल्यूडी की रोड थी, वो उस बाउंड्री के अंदर ले लिया गया। जौहर विश्वविद्यालय के वो आजीवन चांसलर बनाए गए अपने आप ही, क्योंकि ट्रस्ट था, ट्रस्ट ने उन्हीं के लोग थे, उन्हीं के सब लोग थे, तो इस तरीके का आरोप लगे और उसके बाद उसमें उनके खिलाफ जांच चली और तमाम चीजों को लेकर, हालांकि उनको जो उनके ऊपर जो सजा हुई वो हेट स्पीच के मामले में हुई, तो बोलने में वाक्पटुता थी उनकी। हालांकि बीच बीच में उनके सियासी उठापटक का दौर भी चलता रहा। हमने वो दौर भी देखा जब जया प्रदा के चलते मुलायम सिंह के साथ में उनकी खटपट हुई। 1 साल के लिए उनको निकाल भी दिया गया, लेकिन बाद में फिर वो वापस आए और समाजवादी पार्टी के अंदर, और उन्होंने एक बड़ा, मुलायम सिंह यादव से उनका अच्छा याराना था बहुत। मुलायम सिंह यादव उनको एकदम छोटे भाई की तरह मानते थे और जब वो वापस आए तो समाजवादी पार्टी में, तो मुलायम सिंह से उन्होंने कहा था कि हमने तो कभी अपने आप को आंखों से आपको दूर ही नहीं किया, तो हम दूर होते कहां से। तो उनका जो अंदाज था कहने का और जो उनकी कहने की बातों की जो क्षमता है वो उसका उसका कोई तोड़ नहीं है। आजम खान एक शख्सियत ऐसी है जो जिनके साथ में आप मिलेंगे और अगर वो आपको चाहते हैं तो वो आपको अपना बना लेंगे, और अगर वो किसी से उनका अगर मन मुटाव है या कुछ भी अगर उनके मन में है तो उनकी जुबान पर है, और शायद यही जुबान उनको कई बार भारी भी पड़ा। लोकसभा के अंदर भी हमने देखा कि उन्होंने जब चेयर पे महिला बैठी हुई थी तो उन्होंने जिस तरीके की टिप्पणी की थी और उसके बाद उनको फिर माफी मांगनी पड़ी। तो वो बेबाकी जो है उनकी, वो कई बार उनके लिए राजनीतिक तौर पर उनको उनको बैकफुट पे भी लेकर आई। उनकी वो बेबाकी और उनका जो शब्दों का चयन है, वो शायद उस बेबाकी अंदाज में भूल जाते थे, बेबाक अंदाज में, कि मैं क्या बोल रहा हूँ। हालांकि उनके दिल की मंशा नहीं होती है, लेकिन वो बोल जाते थे। और आज अगर हम बात करें तो ये जो लड़ाई है वहां पे सरकारी अधिकारी वर्सेस आजम खान बन गई थी। वो लड़ाई इसीलिए बनी थी क्योंकि उनकी जो बेबाक अंदाज है या जो बोलने का उनका जो तरीका है, शायद वो मन से या दिल से उस तरीके से ना सोचते हो, लेकिन जुबान पे जब कोई शब्द आ जाता है तो कहते हैं कि मुंह से निकले हुए शब्द और कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता। तो वो शब्द किसी को भी चुप सकते हैं, वो शब्द भी अधिकारियों को चुभे, और शायद आज नतीजा यही है। उस समय के डीएम हुआ करते थे रंजय कुमार सिंह, आज कमिश्नर है और लगातार पोस्टिंग वहीं पर है, और पूरा छेड़ा गया, जो पूरी तरीके से पूरा केस चले या तमाम जांचें हुई, वो सब उन्हीं के दौर में हुई हैं। और उन्होंने जिस तरह से किया तो आजम खान के खिलाफ
हालत ये थी कि शायद ये अनिल कुमार सिंह की भी मैं तारीफ करूंगा कि वही एक ऐसे अधिकारी हो सकते थे जिन्होंने इस तरीके से काम किया, वरना आजम खान के खिलाफ किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो कोई अधिकारी या कोई पुलिस कर्मचारी या कोई आईएएस अधिकारी उनके खिलाफ इस तरीके से कार्रवाई भी कर पाए। तो आजम खान रामपुर के एक तरीके से भले ही नवाब फैमिली में उन्होंने जन्म न लिया हो, लेकिन वो बेताज बादशाह रहे और उनकी बादशाहत लगभग 40 साल तक चली। और 40 साल के बाद अब हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से उनका डाउनफॉल आ रहा है। और वो डाउनफॉल को आज की तारीख में कोई ऐसी रोशनी नहीं दिखती है या किरण की उम्मीद नहीं दिखती कि उस डाउनफॉल को रुक पाएगा, क्योंकि ये दौर हर किसी की जिंदगी में आता है और एक बार जब दौर आपका डाउनफॉल शुरू होता है तो उस जगह को भरने के लिए कोई ना कोई आगे आ जाता है सामने। तो अब वहां पे फिर स्थितियां रामपुर में बदलने लगी हैं और आजम खान ने लेकिन सियासत में जिस तरह से अपना कद बढ़ाया वो काबिल तारीफ। तो आजम की सियासत में हीरो से जीरो बनाने में एक सबसे बड़ा नाम आता है आकाश सक्सेना का। आकाश ने कई उनके खिलाफ केस लिखवाए। ये कैसे एकदम से शुरू हुआ? सिर्फ राजनीतिक वजह से या कुछ व्यक्तिगत मसले भी? देखिए, आकाश सक्सेना का अपना खुद का बीजेपी के नेता हैं। आकाश सक्सेना आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं, उन्होंने कई तमाम आरटीआई लगाई और उसके बाद उन्होंने आजम को देखिए जो जिस तरह से आजम खान ने नवाब फैमिली के खिलाफ अपने आप को आगे बढ़ाया था, ये दौर वही है जो 40 साल के बाद लौट कर आया है। मैंने अनिल कुमार सिंह आईएएस हैं, उनका नाम का जिक्र किया, उस समय डीएम थे, डीएम के बाद आज कमिश्नर है और कमिश्नर भी मुरादाबाद मंडल के हैं जिसमें रामपुर आता है। तो वो कमिश्नर रहे, लगातार उनकी पोस्टिंग वहां पे रही, उनके साथ में भी उनकी तू मैं हुई थी, किसी बात को लेकर बहस हुई। मैं उसको जिक्र नहीं करना चाहूंगा। अनिल कुमार सिंह, मैं एक बार कवर करने के लिए गया था रामपुर में, तो अनिल कुमार सिंह से मेरी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने जो शब्द मुझे बताए थे कि इस तरीके से कहकर मुझसे बात की गई तो वो मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता हूँ। वो शब्द बड़े बिलो द बेल्ट शब्द थे। तो मैंने कहा आजम खान की आदत है कि उनके जो जब वो बोलते हैं तो वो ये नहीं सोचते कि उनको क्या बोल रहे हैं वो, और वो बोलने में शायद वो शब्द इतने चुभ जाते हैं किसी भी इंसान को कि वो उसको लगता है कि वो दुश्मनी बन जाती है। और आकाश सक्सेना के साथ में भी शायद यही सारी चीजें हुई हैं। आकाश सक्सेना आज के अगर हम बात करें तो वो 40 साल पुराने वाले आजम खान है जिन्होंने नवाब फैमिली के खिलाफ झंडा बुलंद किया था। बाद में हालत ये हो गई थी कि नवाब फैमिली भी उनको सपोर्ट करने लगी थी कि अगर विधायकी का वोट करना है तो आजम खान को वोट करिए, लोकसभा का वोट करना है तो हमें वोट करिए। नूरजहां से लेकर तमाम लोग वहां से सांसद उनके परिवार से बनकर आए। मंजूर अली खां वहां से पहले चुनाव जीतते रहे थे उनके नवाब फैमिली से। तो नावेद हैं उनके नवाब फैमिली से, उन्होंने भी चुनाव लड़ा और कई बार कोशिश की आजम खान के खिलाफ वहां पर ताल ठोकने की, लेकिन कभी भी नवाब फैमिली फिर उभर नहीं पाई। आकाश सक्सेना ने भी उसी तरीके का कुछ आवाज बुलंद की है, क्योंकि देखिए जब आप बेलगाम हो जाते हैं, आपके पास शोहरत होती है, आपके पास ताकत होती है, पैसा होता है, सब कुछ होता है, तो फिर आप बेलगाम हो जाते हैं। वही बेलगाम हो चुके थे आजम खान, और उसी उससे जो लोग थे वो अब कहीं ना कहीं परेशान हो चुके थे। और ये नियति है, ये प्रकृति का नियम है। बदलाव बदलाव होता ही है। आज किसी का शासन है, कल कोई दूसरा आता है, कल उसके बाद कोई दूसरा तीसरा आएगा। तो शासन जो है वो प्रकृति का नियम है बदलाव, और ये बदलाव अब रामपुर में दिखने लगा। देखिए एक समय में था कि स्वार सीट से उनके बेटे विधायक, वो खुद लोकसभा सांसद, बेटी वाइफ विधायक, जब वो हटे तो वाइफ हो गई, तो पूरे खानदान का वहां पे कब्जा सा हो गया था उस रामपुर जिले में। अब उस जिले पे से जिस तरह से आजम खान को दरकिनार किया जा रहा है, या उनको की एक तरीके से कहा जाए कि राजनीतिक विरासत या राजनीतिक उनका कद है उसको धीरे धीरे करके वो खात्मे की तरफ है। अब कोई नई विरासत उभर कर आएगी, नए लोग उभर कर आएंगे सामने, लेकिन रामपुर में आजम खान को भुलाया जाना संभव नहीं है। कम से कम ये पीढ़ी, इससे पहले वाली पीढ़ी और इसके आने वाली पीढ़ियां, मुझे नहीं लगता कि आजम खान के कद को या आजम खान की जो शख्सियत है उसको कोई भुला पाएगा। आजम का इतना लंबा सियासी करियर रहा है, उसके बाद कहते हैं कि सियासत में जो विरासत होती है सियासत की, वो बेटे या बेटियां संभालते हैं। अब्दुल्ला को ने संभालने की कोशिश की, लेकिन वो भी अब जेल में है। एक जिक्र आता है सिद्रा खान का भी कि वो बहू है आजम की, वो संभालेंगी। लगता है ऐसा कुछ कि उस परिवार से कोई ऐसा देखिए रामपुर जो है वो मुस्लिम बहुल, अल्पसंख्यक बहुल सीट है। रामपुर शहर भी और रामपुर जिले की कई सीटें ऐसी हैं जहां पे लगभग 60% के ऊपर मुस्लिम्स हैं। तो ऐसे में वहां पे एक तरफा वोट पड़ता है। आजम खान परिवार का एक अच्छा फोल्ड है आजम खान शहर, अब माफ करेगा, रामपुर शहर के अंदर
स्वार सीट के अंदर, इसके अलावा 2 अन्य सीटें आती हैं विधानसभा की, उन पे भी। और आजम खान परिवार ने वहां पर एक अच्छा होल्ड बना के रखा हुआ है। ये बात सही है कि अगर उनकी कोई भी उनके परिवार से उतरता है चुनावी मैदान में तो उसको जीत मिलेगी और वो जीत भी सकता है, लेकिन वो कद आजम खान के बराबर का पाना वो नहीं हो सकता। देखिए, तुलना होती है, अमिताभ बच्चन की तुलना जब अभिषेक बच्चन से होती है तो अभिषेक बच्चन मेरी नजर में एक अच्छे एक्टर हैं, लेकिन जब उनको उनके पिता के तौर पे देखा जाता है तो शायद वो उतने कामयाब नहीं दिखते हैं। और क्योंकि लोग एक उम्मीद करते हैं कि अमिताभ बच्चन के स्टैंडर्ड का काम होगा, लेकिन हर किसी से किसी की तुलना नहीं की जा सकती। ऐसी अब्दुल्ला आजम की तुलना आजम खान से करने की कोशिश करेंगे तो वो कभी आजम खान के कद को तक नहीं पहुंच सकते हैं। शायद उनकी बहू भी शायद वो उस कद तक नहीं पहुंच सकती। हालांकि मैं उनसे नहीं मिला हूं, मैं उनके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानता हूं, लेकिन हो सकता है कि हर किसी की आने वाले समय में चीजें पता चलती हैं, किस तरीके की राजनीति रहेगी, किस तरीके की सोच होती है और किस तरह से वो बात करके भाषण या जनता के बीच में किस तरह से जाएंगी, तो वो तमाम चीजें काफी मायने रखती हैं। तो मुझे लगता है कि शायद अब ये जल्दबाजी है कि उनकी विरासत उनकी बहू आगे बढ़ा पाएंगी, उस कद तक ले जा सकती हैं जिस कद तक आजम खान लेके गए। रामपुर को जो पहचान आजम खान ने दिलाई, शायद वो नवाब फैमिली ने भी नहीं दिलाई थी आजादी के बाद से। वो आजम खान ने रामपुर के लिए किया, रामपुर में विकास भी किया आजम खान ने, तमाम चीजें की आजम खान ने। तो वो है, लेकिन मैंने वही कहा कि बेलगाम अंदाज और बेकतल जिस तरह से वो बात करते थे या जो उनके जुबान पे शब्द आते थे, वो कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में चुभे और शायद आज वही बात है जिसकी वजह से आजम खान आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है, एक ट्रेन से उतरे थे आजम खान और अधिकारियों की लाइन लगी हुई थी और वहीं पे गाली गलौज करते हुए आगे निकले थे एक पुलिस अधिकारी को डांटते हुए, तो वो भी वीडियो काफी वायरल हुआ था। तो वो उनका जो बेतकल्लुफ होकर अंदाज था, वही उनको राजनीतिक उनकी जो गिरावट है या जो उनका डाउनफॉल है उसके लिए बहुत बड़ा जिम्मेदार है। हालांकि दिल के बहुत अच्छे इंसान है आजम खान, जिनकी मदद की वो आज भी उनके भक्त हैं, आज भी उनके लिए वोट करने के तैयार है, उनके लिए मरने के लिए तैयार है। तो वो उनकी काबिलियत है कि वो लोगों को बनाना भी जानते थे, लेकिन वही मैंने फिर बार बार वही कि अपनी शब्दों का चयन अगर सही ना कर पाए, और इसीलिए शायद आज ये एक बात ये भी है कि अभी तक तो छोटे छोटे चौक चौराहों पर ये बात होती थी, लोग दबी जुबान से ये बोलते थे, लेकिन अभी हाल ही में अखिलेश यादव ने कन्नौज में खुले मंच से बोला कि आजम खान को मुसलमान होने की सजा मिली। उसके बाद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने कहा कि मुस्लिम होने की सजा मिल रही है उनको। अब ये बात खुले तौर पे आने लगी है, लोग ये कह रहे हैं कि मुसलमान होने की सजा क्या? देखिए, ये राजनीति है कि मुसलमान होने की सजा मिल रही है, ये राजनीति है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। और देखिए, आजम खान मुस्लिमों के एक बड़े नेता है, अल्पसंख्यकों के बड़े नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उत्तर प्रदेश में उनका एक वजूद है, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, ये तमाम वो जिले हैं, बरेली, शाहजहांपुर, इन सब जिलों में उनका अच्छा होल्ड है। इनफैक्ट पूर्वांचल में भी उन्होंने काफी काम किया और उनका एक अच्छा होल्ड माना गया। तो मुस्लिम आबादी जो है उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 17 से 22% के आसपास की आबादी है। हालांकि ये अनऑफिशियल है, कहते हैं लोग कि इससे ज्यादा क्या वोट बैंक है, तो ये 27% के आसपास भी कुछ लोग मानते हैं। तो ये इस पे इस बड़े वोट बैंक के ऊपर आजम खान की पकड़ है। और आजम खान को विक्टिमाइज जब करेंगी पॉलिटिकल पार्टीज या कोई भी नेता, तो जाहिर सी बात है कि वो एक बहुत बड़ा चंक उसकी तरफ शिफ्ट होता है। तो मुझे लगता है कि ये राजनीति है। देखिए, कोर्ट सबूतों के आधार पे अपना निर्णय सुनाती है। हो सकता है कि आप आगे चैलेंज करें और वो चैलेंज करने के बाद जो लोअर कोर्ट ने आदेश दिया है वो खारिज हो जाए, तो हमारी नजर में भी या तमाम लोगों की नजर में भी आप बेगुनाह साबित होंगे और शायद लोग उसी तरीके से फिर आपको अपने सिर का ताज बनाएंगे। लेकिन फिलहाल के तौर पर अगर हम बात करें तो आप गुनहगार हैं इस समय, और गलतियां की थी उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ये जो बयान है अखिलेश यादव के, जाहिर सी बात है उनके पिता मुलायम सिंह यादव के काफी लंबे समय तक एक साझेदार रहे, उनके मित्र रहे और पार्टी को काफी आगे बढ़ाया। और माई कॉम्बिनेशन अखिलेश के लिए मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन जो है वो काफी महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ऐसे में मुस्लिमों को अपने तरफ लाने के लिए इस तरीके के बयान है मुझे लगता है। लेकिन ये बात सही है कि जितना हुआ है शायद, अगर मैं एक पत्रकार की तरह से थोड़ा सा अलग हट जाऊं तो शायद कुछ ज्यादा ही हो गया आजम खान के खिलाफ। लेकिन
जो भी है वो सब सबूतों के आधार पे, तो हम उस पे यही मानेंगे कि आजम खान अगर थोड़ा सा अपनी जुबान पे संयम बरतते तो वो आवाज जो उनको नेता बनाया, जिस आवाज ने, उसी आवाज ने उनको उस सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। तो ये आजम खान का सियासी करियर है। वो आजम खान जो बेबाक होकर खुले मंचों से भारी भीड़ के सामने बोल देता था, वो आजम खान आज दबी जुबान से मीडिया से बात करने में भी डरते हैं, या फिर ये उनका तरीका है, लेकिन उनके शब्दों ने ही उन्हें भारी खामियाजा पहुंचाया और जिसकी वजह से उन पर कई सारे मुकदमे शुरू हुए। और आज हालत यह है कि आजम खान सजा याफ्ता हैं, जेल में सलाखों के पीछे हैं, कई दफे उनकी जेलें बदली जाती हैं, उन पर सियासत के कई किस्से गढ़े जा सकते हैं, लेकिन आजम खान है। उनकी वो सियासत जो आज भी चर्चा होगी और जिसकी आने वाले कई दशकों में भी आजम खान की सियासत की चर्चा होती रहेगी। आजम खान के इस पूरे जो घटनाक्रम है उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए News 24। थैंक यू।